गुड इवनिंग। हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो चल रहा था, कुछ लेक्चर बीच में रह गए थे क्योंकि नेट का जो 2020 का पेपर था वो भी सॉल्यूशन कराने में लगा, हालांकि उसमें भी कुछ अधूरे क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन बारी बारी में वो क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीटली आ जाएंगे सारी का सारी। ठीक है, तो साथ में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी चलाऊंगा, एक वीडियो छोड़ एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर आपको बीच में नेट के पेपर मिल जाएंगे और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट भी चलता रहेगा, यानी सारा कुछ मैटर चलता रहेगा। लेकिन इसको देखने के लिए आप ना डायरेक्ट क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे ना इस प्लेलिस्ट के अंदर, है ना। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो एक पार्ट चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी सबसे पहले कि कैसे क्रिस्टल फील्ड यानी एक डी ऑर्बिटल जो होता है अपनी डीजेनरेसी स्टेट में रहता है, और डीजेनरेसी स्टेट में बाद में क्या होता है, जैसे ही लिगेंड उसके साथ में अप्रोच करते हैं तो दो तरह की फील्ड को फील करता है, एक तो फार क्रिस्टल फील्ड और एक नियर क्रिस्टल फील्ड। हमने कहा था कि जो फार क्रिस्टल फील्ड होता है ना, उसमें क्या होता है कि लिगेंड की जो डिस्टेंस होती है ना मेटल से, वो काफी दूर पर होती है। तो उस दौरान क्या होता है, जो मेटल होता है ना वो चारों ओर से क्या समान फील्ड को क्या करता है, फील करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है वो हल्का सा हायर एनर्जी में चला जाता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि जो फार क्रिस्टल फील्ड होता है ना, उस दौरान क्या होता है कि जो लिगेंड का जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता है ना, वो क्या करता है सभी डायरेक्शन से क्या होता है, समान लगता है। इसीलिए क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो अपने डीजेनरेट स्टेट में रहता है वो क्या होता है, एक हल्का सा हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन वहां से वो स्प्लिटिंग नहीं होता। उसके बाद आता है नियर क्रिस्टल फील्ड। नियर क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है कि जैसे लिगेंड मेटल की ओर बहुत ही कम डिस्टेंस में रह जाते हैं, मतलब क्लोजली आ जाते हैं, तो हो सकता है कि नियर क्रिस्टल फील्ड में जो लिगेंड है वो अलग अलग मैनर से है, हो सकता है वो ऑक्टाहेड्रल मैनर से है, हो सकता है वो टेट्राहेड्रल मैनर से, हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर मैनर से है, अलग अलग मैनर से आ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री यानी उनकी शेप डिसाइड होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की, है ना, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें किस तरह की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, यानी जो डी ऑर्बिटल है ना उसकी स्प्लिटिंग होती है। तो हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है ना उसमें 5 ऑर्बिट होते हैं। तो पांचों ऑर्बिट के जो नाम है, तो सबसे पहला देखो, पहला ऑर्बिटल वो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और दूसरा है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दोनों ये। तो हम जो कंबाइंड रूप से अगर हम इन ऊपर वाले ऑर्बिटल की बात करें ना, उनको हम क्या बोलते हैं, T2G के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये ऊपर वाले जो जितने भी तीनों ऑर्बिटल है ना, इनको क्या बोलते हैं, T2G। और जो बाकी जो दो बचे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं कंबाइंड रूप से, इसके पेयर को हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, ईजी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इनका नाम इस तरह से। अब देखो, हमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग समझने से पहले हमें इन दोनों T2G और EG ऑर्बिटल का क्या, हमें एक एक मतलब इनका स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं तीनों ऑर्बिटल जो होता है ना, DXY, DXZ, DYZ, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो DXY है ना, ये आपका जो DXY है, ये जो DXY है, ये DXY, DXZ और DYZ, है ना, इनमें क्या होता है कि इनकी जो लोब होती है ना, तीनों ऑर्बिटल की लोब, हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी उसकी 3 एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सेस या तीनों कोऑर्डिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि इन जो ये कोऑर्डिनेशन है ना भाई, 3 कोऑर्डिनेशन एक्स वाई जेड, इनमें क्या होता है कि एक्स वाई मतलब कि इनकी लोब जो होती है ना वो एक्स वाई प्लेन में रहती है। जो एक्स वाई जो ऑर्बिटल है ना, इनकी प्लेन किस में रहती है, एक्स वाई। अब एक्स वाई कौन सी होती है, जैसे मान लो आपने ये ऊपर वाले एक्सेस क्या मानी, जेड मानी, और ये आपने क्या मानी, एक्स मानी, और ये आपने वाई मान ली। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स कौन सी होगी, एक तो ये, और वाई ये होगी। ये जो लोब है ना, इन एक्स और वाई के क्या होती है, बीच में होती है। कहां होती है, इनके बीच में। जेड वाला तो ऊपर वाला रहेगा भाई, जेड ऐसे मानते हो, ये आपका y हो गया, ये वाला y हो गया, ये वाला, और ये वाला x हो गया। ठीक है, तो इनकी जो लोब होगी ना, इनकी लोब इस x और y के बीच में होगी, है ना, इनके बीच में होगी। दूसरा आपका है x z, डी एक्स जेड। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, वही x और उसको मैं z मान लेता हूं, तो x तो ये हो गया, कौन सा वाला, ये वाला x, और z क्या होगा, ये हो गया। इसका मतलब इसकी जो प्लेन होती है ना, इन x और y के, सॉरी x और z के बीच में होती है। इसकी जो लोब होती है ना, x डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, इनकी लोब कहां होती है, x और z के बीच में। तो पहले होगा x y प्लेन, ये x और ये y, तो इनके बीच में।
ठीक है। और इनकी क्या होती है, अक्स और जेड के बीच में इनकी लोब होती है। ठीक इसी तरह से डीवाई जेड की क्या होती है, वाई तो आपकी ये होगी और जेड आपकी ये होगी, यानी इनके भी, जैसे मान लो ये वाई है, इस तरह से ये वाई है, ये वाई है और ये जेड है, तो इनके बीच में इनकी क्या होती है, लोब होती है। ठीक है, पहला क्या था, अक्स वाई का मतलब क्या होता है, ये मैं अक्स और वाई में इस तरह से बनाता हूं, तो इनकी लोब क्या होगी, इसके बीच में, इन्हें इनके बीच में होगी, इनकी लोब क्या होगी, अक्स वाई के बीच में होगी। कौन से, डी अक्स वाई ऑर्बिटल की लोब कहां होगी, इनके बीच में होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, अक्स जेड, ये तो अक्स हो गया और ये मेरा जेड हो गया, इसकी लोब किसकी होगी, इस अक्स और देखो इससे मैं बना देता हूं, इस अक्स, ये तो अक्स रह गया और ये आपका जेड रह गया, इसके बीच में रहेगी इनकी लोब। और तीसरा क्या है, वाई जेड, वाई कौन सा होता है, ये वाई हो गया है ना, सोचो ये इस साइड वाला वाई हो गया और ये जेड, इसके बीच में लोब रहेगी, इनकी तीनों की लोब इनके बीच में रहेगी। ठीक है, ये तीनों लोब समझ गए होंगे। अब जो दूसरा जो पेयर होता है ना, ईजी में देखो दो तरह की होती है, एक तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dz स्क्वायर। अब देखो इनकी जो लोब होती है ना, इन ऑर्बिटल की लोब जो होती है ना, वो इन ऑर्बिटल के अक्स जो होते हैं ना, उनके बिल्कुल ऊपर होती है। इनकी क्या होती है, बिल्कुल ऑन द एक्सेस होती है, इनकी लोब क्या होती है, ऑन द एक्सेस होती है, और इनकी लोब क्या होती है, इन बिटवीन एक्सेस होती है। ये तीनों ऑर्बिटल है ना, इनकी लोब कहां होती है, इन बिटवीन एक्सेस होती है, और इनकी लोब कहां होती है, ऑन द एक्सेस होती है। देखो सबसे पहले क्या है, अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये अक्स है और ये वाई है ना, एक बार ये वाई मान लेता हूं, कोई सा भी मान सकते हो, ये अक्स है ये वाई है, तो इनके बिल्कुल ऊपर होती है, क्या होती है, बिल्कुल ऊपर होती है, इनके कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल ऊपर होती है। ठीक इसी तरह से क्या होता है, डीजेड स्क्वायर की, डीजेड स्क्वायर ये होता है, तो इसका मतलब इसकी लोब क्या होगी, जेड स्क्वायर के, जेड के ऊपर होगी, जेड ऑर्बिटल के ऊपर होगी। अब देखो आप इसको ये कह सकते हो कि इसको डीजेड स्क्वायर क्यों बोला, इसको वाई स्क्वायर क्यों बोला, अगर इसको डी एक्स वाई बोल देते, समझ लो dxy बोल देते, तो dxy तो पहले से ही प्रेजेंट है, इसकी लोब तो अलग है, तो ये हमने क्या नाम, इनके नाम डिसाइड किए हैं। आप ये नहीं इसको आप सोचो कि स्क्वायर क्यों बोल दिया, वाई स्क्वायर क्यों बोल दिया, क्योंकि इनका नाम नोमेनक्लेचर जब इनका नाम बताया गया ना कि भाई कौन सा ऑर्बिटल कैसा होगा, अगर मान लो इसको dxy बोल देते, हमें पता है कोई भी लोब होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी एटम चाहे आप में हो, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन में हमारा जो संसार हो 3 डायमेंशन में है ना, तो ये भी एक कोई ना कोई 3 डायमेंशन में ऑर्बिटल होगा, तो 3 डायमेंशन में तीनों ऑर्बिटल के अलग डायमेंशन है, इनके अलग डायमेंशन, तो अलग अलग इनकी लोब अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग कोऑर्डिनेशन के ऊपर होगी। तो कहा जाता है इनकी लोब क्या होती है, इनके बीच में होती है। अब मान लो मैं अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का नाम इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं अक्स वाई दे देता तो क्या होता, ये भी इनमें पहले से ही लोग ये तो प्रेजेंट होते, इसलिए इनको इनको क्या नाम दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम दे, ताकि इनमें क्या हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये किया गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या होता है, पांचों के क्या दिया गया, डीजेड स्क्वायर दिया गया। अब ये दो ऑर्बिटल देखो, ये क्या होते हैं, इन एक्सेस के ऑन यानी एक्सेस के ऊपर होते हैं, सारे क्या ऑन द एक्सेस होते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है कि 6 लिगेंड जब मेटल की ओर अप्रोच करेंगे, मेटल की ओर पास आएंगे, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल क्या करेगा, अपनी हायर एनर्जी में जो दो तरह की फील्ड जनरेट करता है, फार क्रिस्टल फील्ड और नियर क्रिस्टल फील्ड। तो फार क्रिस्टल फील्ड के दौरान क्या होगा, वो हल्का सा हायर एनर्जी में चला जाएगा, जिसके स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाए, यानी सभी दिशाओं से स्पेरिकल सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक रूप से क्या होती है, फील्ड आती है। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, चारों ओर से, ठीक है, फील्ड महसूस करता है, इसलिए क्या होता है, हल्का सा हायर एनर्जी में चला, ये बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड मेटल की ओर क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो मेटल की इसमें कंडीशन क्या होती है, मेटल की जो डुअल नेचर होनी चाहिए, कौन कौन सी नेचर होनी चाहिए, डुअल नेचर, कि मेटल के पास क्या होता है कि वीकेंड डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए और साथ में थोड़े बहुत फील्ड डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते D10 यानी डी ऑर्बिटल में अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर मेटल ये जो लिगेंड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए पूरा का पूरा रिपल्सन कर देगा, वैसे भी नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन डी ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा बहुत खाली होना चाहिए, जैसे D8 D10 D9 है ना, D6 D4 D3 D1, ये सारे के सारे क्या उसकी मेटल की दोहरी नेचर होनी चाहिए ना, डुअल नेचर होनी चाहिए। अब डुअल नेचर से क्या होता है कि जैसे लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण क्या होता है कि ये जो मेटल के पास क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, फिर मेटल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट, और हमें पता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज जब होता है ना, वो चार्ज उस पर क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो मेटल क्या करेगा, वापस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फील्ड डी ऑर्बिटल से थी, वो क्या करता है, इस जो लिगेंड है ना, इसके जो एंटी सिग्मा स्टार है या एंटी पाई बॉन्ड है ना, इनमें क्या करता है, वापस प्रोवाइड करवा देते हैं, यानी एक तरह के न्यूट्रल के रूप में रहता है। ठीक है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक आपको ये जो
ये जो आपको बता रखा है ये पैराग्राफ जो आप ग्राफ बोलते हो है ना, जिसे ये चित्र आपके सबसे पहला ना इसका मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो उसमें क्या होता है जैसे मेटल है और ये जो प्लेन है ना ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को ये प्लेन है, ठीक है। अब देखो अब ये कौन सा जेड हो गया, देखो एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है ये हमारा इस तरह से, ये जो स्क्वायर प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। अब जेड ऊपर रहेगा और जेड ऊपर और नीचे रहेगा जेड, और ये एक्स प्लेन आपकी होगी और ये क्या होगी वाई, ये क्या होगी वाई होगी, भाई ये प्लेन हो गया ऐसा करके, ठीक है। और ऊपर जेड एक्सेस और इधर वाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस और इधर वाई एक्सेस हो गया। अब इसी एक्सेस में क्या करेंगे, लिगेंड क्या करेंगे इस मेटल की ओर अप्रोच करेंगे। अब हमें पता है ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड क्या करेंगे भाई, किसी ना किसी एक्सिस से मेटल की ओर अप्रोच करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसमें 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड। अब जो लोग जैसे ही लिगेंड मान लो इन जो एक्सिस से आमने सामने अप्रोच करेंगे, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ईजी ऑर्बिटल होता है ना, ईजी ऑर्बिटल, इनकी लोब क्या होती है, इन्हीं एक्सिस के क्या ऑन द एक्सिस होती है, एक्सिस के क्या होती है ऊपर होती है। तो एक्सिस के ऊपर होने के कारण क्या होता है कि जो मेटल की जो लोब है ना, ये जो ईजी ऑर्बिटल है, हमें पता है कि डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि 2 तरह की फील्ड होगी। अब जब नियर क्रिस्टल फील्ड की बात है, इसका मतलब मेटल में जो लिगेंड आ रहे हैं ना, वो हो सकता है ऑक्टाहेड्रल मेले, हमने ऑक्टाहेड्रल की बात करें, अब ऑक्टाहेड्रल मेले में 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो 6 लिगेंड आएंगे। इनमें से क्या होगा, जो लिगेंड मान लो इन एक्सेस के आ रहे हैं, मान लो ये 3 तरह के ऑर्बिटल है ना, 3 तरह के ऑर्बिटल है, उनमें आ रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि जो ईजी ऑर्बिटल है ना, जिसमें 2 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तो देखो क्या होगा कि जब भी मेटल के पास जो लिगेंड आएंगे मेटल की क्या होगी, उसकी डी ऑर्बिटल की क्या डीजेनरेसी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो लिगेंड है उसके पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि इस सिस्टम की क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हमें पता है कि कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी में स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या करता है, ये वापस क्या करता है, मेटल क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, वापस एनर्जी को रिलीज करके क्या होता है, स्टेबल होने की फॉर्म में आने की कोशिश करता है। रिलीज कैसे करता है कि बाद में क्या होता है कि इस डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ये 2 भागों में क्या इसकी स्प्लिट हो जाती है, ये क्या होता है, टूट जाता है। अब कौन सा भाग हायर एनर्जी का होगा, कौन सा भाग लोअर एनर्जी का होगा, कब, जब स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप के बाद पहले डी ऑर्बिटल में फार क्रिस्टल फील्ड हुआ, फार क्रिस्टल फील्ड से पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हल्की सी हाई हो गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लिगेंड नियर आए, मेरे एकदम पास आए, तो क्या होगा, ये लिगेंड अलग अलग मैनर से आते, हो सकता है ऑक्टाहेड्रल मैनर से, हो सकता है टेट्राहेड्रल से, है ना। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि ये लिगेंड क्या करते हैं, जब भी इस सेंटर मेटल के से अप्रोच करते हैं, तो जो लिगेंड जिन इनमें हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों ऑर्बिटल की एक्सेस इस तरह से, इनकी लोब इस तरह से होती है कि जो लोब इन एक्सेस के इन एक्सेस के क्या होती है, ऊपर होती है, क्योंकि हमें पता है लिगेंड क्या है, एक्सेस से ही अप्रोच करेगा, एक्सेस के आमने सामने आएगा। तो होता क्या है कि जो लिगेंड एक्सेस के सामने आते हैं, और जो डी ऑर्बिटल की लोब एक्सेस के सामने आती है ना, जैसे मान लो ईजी और T2G वाली है ना, तो क्योंकि एक्सेस के बिल्कुल क्या ऊपर होती है, तो लिगेंड भी क्या आएगा, इसी एक्सेस के सामने आएगा। तो होता क्या है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और लिगेंड के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा कि इस सिस्टम में ये जो ईजी ऑर्बिटल है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होता है, हाई हो जाती है, क्यों, इसकी लोब क्या होती है, बिल्कुल ऑन द एक्सेस होती है, ऑन द एक्सेस होने के कारण क्या होता है, इसकी ये क्या होता है, अधिक एनर्जी को फील करता है, अधिक रिपल्शन को फील करता है ना, तो जिससे क्या होता है, ये थोड़ा सा हायर एनर्जी में चला जाता है। अब जबकि क्या होता है कि ये जो इजी ऑर्बिटल है, सॉरी T2G ऑर्बिटल है ना, इन T2G ऑर्बिटल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है ना, इनकी लोब क्या होती है, इन एक्सेस के क्या होती है, बीच में होती है। लेकिन लिगेंड आने वाला तो सिर्फ एक्सेस से आएगा ना, न कि बीच में जाएगा। तो जिससे क्या होता है, ये इनसे जो इजी ऑर्बिटल होता है ना, इनसे क्या होते हैं, कम रिपल्सन फील करते हैं, यानी कम रिपल्सन फील, इसका मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाए, ऑक्टाहेड्रल में क्या हो, T2G तो नीचे रहता है, लोअर एनर्जी में चला जाता है, जबकि ईजी क्या जाता है, हायर एनर्जी के अंदर चला जाता है। अब ठीक है, मैं उसका रिप्रेजेंट करता हूं कि कैसे ईजी नीचे होता है, T2G ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है और ईजी ऊपर होता है, और उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक उतार लीजिए, हम बात करेंगे उन ऑर्बिटल की, यानी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल की, है ना। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्या क्या किया है ना, कैसे इसकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो यहां तक उतार लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा ताकि आप आगे देख सको, ठीक है, उतारिए।
ये है आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसका डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने के बाद का व्यू है ना। उसमें देखो क्या है कि मैंने ये वीडियो में चलते इसलिए बनाया कि वीडियो इससे बनाने में क्या होता है, ज्यादा लेंथ हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने पहले बनाया इस वीडियो को पॉज करके। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है ना, डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेट फॉर्म में रहता है। डीजेनरेट फॉर्म में क्या रहता है, और उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, अपनी डीजेनरेट फॉर्म में रहता है, जिसलिए हम किसको, जिसे हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल ऑफ आइसोलेटेड सेंट्रल एटम, यानी किसी सेंट्रल एटम का जो डी ऑर्बिटल अपने आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है, अपनी डीजेनरेसी फॉर्म में, यानी इसकी एनर्जी मींस पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, इस कंडीशन में क्या होती है, समान होती है। अब जैसे नियर क्रिस्टल फील्ड आया तो हल्का सा एनर्जी में बढ़ गया था। अब यहां से देखो, यहां से मैंने इसको देखो, ये फार क्रिस्टल फील्ड है ना, क्या होता है, जिसको हम फार क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो लिगेंड जो होता है ना, सभी दिशा में क्या होता है, समान फील्ड को फील करता है। तो जैसे ये हल्का सा एनर्जी लेवल में बढ़ा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ये हल्का सा अपनी हायर एनर्जी में चला जाता है। अब जैसे ही लिगेंड आया इसमें सॉरी, जैसे ही लिगेंड आए इस दौरान क्या होता है, मैंने कहा ना लिगेंड किसी भी मेनर में हो सकते हैं। अब हम बात करें ऑक्टाहेड्रल मेनर में, तो ऑक्टाहेड्रल मेनर में हमने कहा कि जो ईजी ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी में चला जाए, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक फील्ड को महसूस करते हैं। और सॉरी T2G ऑर्बिटल और ईजी ऑर्बिटल क्या होता है, हायर एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिटल की जो लोब होती है वो क्या होती है, ऑन द एक्सेस होती है, और इनकी जो लोब होती है ना, इन बिटवीन एक्सेस पाई जाती है। अब देखो, जैसे ये ऑर्बिटल की मतलब कि इस डी ऑर्बिटल में जो लिगेंड आए तो इसकी क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग होने के बाद में क्या होता है, एक अपर लेवल में एक लोअर लेवल में, तो इनका बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, इनका स्प्लिटिंग होना होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि कोई भाई मेटल होता है, एक तरह का क्रिस्टल ही होता है। अब उसकी फील्ड, क्रिस्टल के कारण क्या होता है कि इसकी किसी फील्ड के कारण, किसी फील्ड के कारण किसी क्रिस्टल फील्ड की, किसी क्रिस्टल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होना, यानी टूट जाना, दो भागों में डिवाइडिंग होना। और इसी स्प्लिटिंग होने को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी एक क्रिस्टल फील्ड यानी किसी लिगेंड के कारण जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। अब कितनी एनर्जी, देखो एनर्जी का मतलब होता है इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, कि यहां से यहां तक एनर्जी, भाई कोई ना कोई एनर्जी लगी होगी तभी तो यहां से यहां गया है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी CFSC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी ये इन T2G और EG ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है ना, ये हो सकता है बहुत ही ज्यादा हो सकता है बहुत ही कम हो, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब होगी और वीक फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब होगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आने वाला लिगेंड है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि मेटल के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्गली अप्रोच करेगा। अब मैंने कहा जितना ज्यादा कोई भी लिगेंड मेटल के साथ जितना ज्यादा अप्रोच करता है ना, तो डी ऑर्बिटल उतना ही ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं, और उतनी ही ज्यादा डी ऑर्बिटल की क्या करती है, एनर्जी बढ़ती है। और जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती है वो अपनी एनर्जी को उतना ही ज्यादा रिलीज, भाई यहां से ऑर्बिटल को स्पीड में दूर जाने में कोई ना कोई एनर्जी तो क्या वापस क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का प्रक्रिया ये स्प्लिटिंग करके, इसका मतलब स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी ये स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी, यानी इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ये कब बढ़ेगा, आने वाले लिगेंड। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड है तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो वीक फील्ड वाला लिगेंड है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, एक्स्ट्रा इस तरह से हेलोजन वाले, है ना, ऑक्सीजन डोनर वाले, ये क्या होते हैं कि वीक फील्ड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड के कारण क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, मेटल के साथ अप्रोच नहीं कर पाते। इसका मतलब जब मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली अप्रोच नहीं कर पाते तो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, उतना ही ज्यादा वीक फील्ड महसूस करते हैं, और इनका एनर्जी गैप क्या होता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कंपेयर में। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ा देते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड क्या इतना एनर्जी गैप नहीं बढ़ा पाते हैं इनका। इसलिए क्या होता है, इनका एनर्जी गैप क्या होता है, कम हो जाता है। इनका क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है। अब देखो अब बात करते हैं इनकी एनर्जी की। भाई देखो ये स्प्लिटिंग तो हो गया, अब इसमें क्या है, 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वापस क्या होगी, भाई इन दोनों ऑर्बिटल में क्या होगी,
अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। अगर मैं बात करूं इस वीक फील्ड की, वीक फील्ड के अंदर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या होता है, सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप होता है ना बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होगा, पहले नीचे वाले पहले लो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कब भरे, इस तरह की जो ऑक्टाहेड्रल जो भी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग होने के बाद डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में भरे जाते हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन वहीं जाना लाइक करेगा जहां पर लोअर एनर्जी कम खर्च हो। अब देखो नीचे वाले में आने में क्या एनर्जी, सिर्फ यहाँ से लोड करना है, नीचे वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आ गया, इसका मतलब ये भर गया, थोड़ा बहुत हाफ फील्ड हो गया, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना। हमें पता है कि कोई भी ऑर्बिटल होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, या तो वो हाफ फील्ड हो या वो फुल फील्ड हो। तो यहाँ पर देखो T2G तीन ऑर्बिटल तीनों की तीनों के हाफ फील्ड में आ गए, इसका मतलब इसकी स्थायित्व आ गया। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ ना जाकर ऊपर वाले में भरा जाएगा, क्या करेगा, ऊपर वाले में भरा जाएगा, ईजी ऑर्बिटल में भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी की बात करूं, यहां पर क्या होती है, जो पेयरिंग एनर्जी होती है ना, वो ग्रेटर देन होती है इस डेल एनर्जी, यानी यह जो एनर्जी होती है इससे क्या होती है, ज्यादा होती है इस डेल एनर्जी से। मतलब इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां जाने में इतना एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना कि पेयरिंग एनर्जी के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी के लिए क्या ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू यहाँ से ट्रांजिशन के दौरान। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर ट्रांजिशन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो डेल जीरो होता है ना, जो एनर्जी गैप, ये क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी यहाँ क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनों को पेयर होने में क्या ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर जाते हैं ऊपर की ओर। इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन में क्या पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है देन इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो स्प्लिटिंग है ना, Eg और T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी गैप होता है ना, इसका इसके कंपेयर में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, पेयर न होकर के हायर स्टेट में Eg ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां देखो, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये क्या वीक फील्ड है ना, ये तो वीक फील्ड के कारण है, वीक लिगेंड के कारण। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच होंगे, तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनों को इसमें फील करते हैं ना, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसी में भरे जाते हैं। अब क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि जो पेयरिंग एनर्जी जो होती है ना, वो कम होती है एज कंपेयर टू डेल जीरो। इस जो डेल जीरो है ना, डेल या डेल ओ है, डेल ओ का मतलब ओ क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या है, ओ से डिनोट करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने डेल को क्या कहते हैं, डेल क्या होता है, एनर्जी का प्रतीक है, एनर्जी का सिंबल है, और साथ में क्या कहते हैं, डेल नोट या डेल जीरो बोलते हैं इसको। ये जीरो क्या, ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जो एनर्जी होती है ना, वो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू डेल। इसका मतलब ये डेल जीरो की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां से मतलब कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन करने में, यहां से इलेक्ट्रॉनों को जाने में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। यानी जितना आप पेयर कर दो ना, उससे कई ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से यहाँ पहुंचाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, हमें इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ पहुंचाने में क्या होती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो पेयर हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग समझ में आ गई। अब देखो इनके बीच में एनर्जी को ज्ञात कैसे, मतलब कैसे हम एनर्जी को बताएं कि इसके बीच की एनर्जी कितना होगी, है ना, कि भाई हम कैसे ज्ञात करें। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि वो फॉर्मूला होता है -0.4 डेल Eg, सॉरी T2G, और प्लस 0.6 Eg और प्लस MP, इसको बड़े है ना, तो MP क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग एनर्जी, पेयर इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम दोनों ही तरह की कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की एनर्जी भी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्ञात करेंगे, है ना, और वीक फील्ड वालों की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को ज्ञात करेंगे। किसने, यहाँ से D1 से लेकर के D10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ये उतारिए ताकि इसको देख के आपको बिल्कुल आसानी हो जाए कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल जो ऑर्बिटल होता है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप उतार लीजिए, ये आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कब ये। अब देखो लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वो हम आगे उसकी भी चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके बाद देखते हैं इसकी एनर्जी गैप के बारे में, कि इनका एनर्जी, इनके जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उतार लीजिए। अब देखो
हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर हम वीक फील्ड वालों के और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की सीएफएससी की बात करेंगे। तो देखो सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -0.4 del 0 इंटू एन T2g प्लस 0.6 प्लस में, क्योंकि हमने जो T2g ऑर्बिटल की बात की थी वो माइनस एनर्जी की बात कर रहा था ना, नीचे वाला क्या था, माइनस एनर्जी की बात कर रहा था ना, माइनस में था क्योंकि लोअर एनर्जी वाला होता है और हायर एनर्जी वाला प्लस में होता है हमेशा ना। तो देखो प्लस del 0 del O एन एन ईजी ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर प्लस MP ये क्या है, तो सबसे पहले मैं P की बात करता हूँ, ये पेयरिंग एनर्जी है कि भाई जब भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना उनकी भी कोई ना कोई एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। और साथ में जो M की बात करता हूँ ये क्या है, नंबर ऑफ इनको जो स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका और माइनस इनका डिफरेंस बिटवीन हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन DS स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप फील्ड। जो स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप फील्ड वाला जो आपका ऑर्बिटर है ना, जो पूरे सभी और डायरेक्शन से क्या होता है समान फील्ड जनरेट कर, उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और साथ में किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल का में अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितने हैं, और साथ में जो माइनस कौन सा है डिफरेंस किसका, जो स्फेरिकल सिमेट्रिक जो डी ऑर्बिटल है ना उसमें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे दोनों की स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन और डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप, इन बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उनका क्या डिफरेंस है। साथ में एन T2g क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल की कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें T2g में प्रेजेंट है, और Eg का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से D से लेकर के D1 से लेकर D10 तक की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ D1 की, फिर मैं बात करता हूँ D2 की, फिर मैं बात करता हूँ D3 की, फिर मैं बात करता हूँ D4 की, फिर मैं बात करता हूँ D5 की, फिर मैं बात करता हूँ D6 की, इसी तरह से मैं यहाँ पे दिख जाएगा क्या D7 की। तो देखो सबसे पहले मैं वीक फील्ड वालों की बात करता हूं। तो वीक फील्ड में हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, सबसे पहले पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है बहुत ही कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू del 0, यानी जो एनर्जी गैप होती है ना Eg और T2g के बीच में जो हमने पहले पढ़ा था उनकी एनर्जी गैप क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है इनके बीच का एनर्जी गैप से। तो सबसे पहले देखो मैं फॉर्मूले में वीक फील्ड में क्या होता है, देखो हमें पता है कि वीक फील्ड में क्या होता है कि ये T2g और ये Eg है ना। तो मैं डायरेक्ट हमें पता है कि Eg में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे, और T2g में कितने होते हैं, सॉरी Eg में 2 होते हैं और T2g में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो Eg में सबसे पहले T2g की बात करता हूँ D1 के कंपेयर में। तो D1 में T2g में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, 3 ऑर्बिटल, तो T2g में क्या आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब मैं इनकी एनर्जी की बात करता हूँ, तो मैं इस फॉर्मूले में मान रखता हूँ, देखो हमें पता है कि इसका एनर्जी का जो फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है। अब देखो एन T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ T2g में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई, प्लस 0.6 del 0 इंटू एन नंबर ऑफ एन Eg में कितने हैं 0, तो मैं Eg में क्या करता हूं 0 प्लस MP कितना है, ये भी क्या है, पेयरिंग एनर्जी भी क्या है 0। तो ये देखो ये 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, और ये 0 से पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो इसकी एनर्जी क्या होगी 0.5 इंटू 1 del 0, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा 0 ही हो गया। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी -0.4 del O, है ना। ये क्या होगी 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, डी ऑर्बिटल में कितना हो 1 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, वीक फील्ड के लिए। तो एनर्जी क्या होगी -0.4 del 0। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आती है ना वो कभी भी पॉजिटिव में नहीं आती, धनात्मक, यानी इसका पॉजिटिव मान कभी नहीं आता। हाँ 0 आ सकता है, और हमेशा इसका जो एनर्जी होता है ना वो नेगेटिव आता है। अब नेगेटिव में एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि ये अपने आप, अब नेगेटिव में तब भी आती है, हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जब जैसे del G होता है ना, del G आप थर्मोडायनेमिक पढ़ते हो तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको एनर्जी की देने की जरूरत नहीं होती, है ना। अब क्या हमें पढ़िए कि इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं, तो पॉजिटिव में कब आती है, जब हम आप इसको एक्स्ट्रा एनर्जी आप बाहर से जब प्रोवाइड कराते हैं ना, तो इसको मतलब हमें किसी चीज की जब एनर्जी की देने की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हम जब किसी को एनर्जी देंगे तब उसकी एनर्जी क्या होती है पॉजिटिव में आती है, तब एनर्जी क्या होती है उसकी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव में लिखते हैं जब एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है एनर्जी लिगेट के द्वारा अपने आप मिल रही है, और अपने आप क्या होता है एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कर रहा है इसलिए क्या होता है इसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आती है, न कि पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगी इसका मतलब क्या, आप एनर्जी को आप जबरदस्ती इसको स्प्लिट करा रहे हो, बिल्कुल बाहर से एनर्जी देखे, नहीं साहब आपको तो स्प्लिट होना ही पड़ेगा, है ना, डी ऑर्बिटल का, फिर क्या फायदा कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़े इसको स्प्लिटिंग कराने के लिए, है ना।
हमें तो ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्रिंग होते हैं इनसे क्या एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या होता है इसकी एनर्जी नेगेटिव में आती है। एनर्जी का रिलीज होना क्या होता है, एनर्जी का खत्म होना एक तरह से, तो इसलिए नेगेटिव में लिखते हैं। पॉजिटिव में तब आती है जब आप इससे एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देते, कि बाहर से देकर के हम स्प्लिटिंग करा रहे हैं, तब तो मान लेते हैं हम इसका पॉजिटिव में आती है एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी अपने आप बाहर से निकल, इस सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी खत्म हो रही है, तभी इसकी स्टेबिलिटी आ रही है। इसलिए क्या होता है, नेगेटिव का मतलब खत्म होना। पॉजिटिव कब होता है, जब एनर्जी बाहर से देते फिर एनर्जी निकाल के ये स्प्लिटिंग होता है, तब उससे क्या होता है, पॉजिटिव आती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में आती है, पॉजिटिव में कभी नहीं आती। तो D1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकाल दिया। अब बात करते हैं D2 के लिए। तो D2 में क्या होता है, T2G 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले इसी में भरे जाएंगे अभी तो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, ठीक है। और Eg में क्या है, 0, है ना। तो वापस देखो इसी फॉर्मूले में मान रख दो, कितना आता है, सिर्फ Eg में तो T2G में तो है, बाकी इसमें तो पूरा का पूरा 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो कितना हुआ इसका एनर्जी, कितना हुआ कि 0.4 था, तो इससे क्या हो गया 0.8 हो गया, है ना। क्योंकि जब आप 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 8, और 0 का 0, यानी 0.8 डेल 0, यानी T2G के अंदर D2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एनर्जी कितनी आएगी, 0.8 डेल 0। इसी तरह से मैं बात करूं D3 के लिए, T2G में ही तीनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, और Eg में वापस क्या आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वापस देख लो कितना आएगा, यहाँ पर इस 2 की जगह क्या रख लो, 3 रख लो। Eg में अभी भी 0 है, Eg में क्या अभी भी 0 है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करा लो, 3 से 8 चौके 3 चौके 4 3 12, 12 का हाथ बची 1, 3 0 का 0, 1.2, यानी कितना आता है 1.2 आता है। इसकी एनर्जी कितना 1.2, लेकिन ध्यान रखना माइनस में, देखो माइनस का निशान अभी भी मौजूद है ना। तो इसकी कितनी आई एनर्जी, इसकी आई -1.2 डेल 0, है ना। इसकी एनर्जी कितनी है D3, किसके लिए, D3 वीक फील्ड के लिए, है ना। अब बात करते हैं D4 की। तो अभी D3 की बात कर ली, D2 की, अब D4 देखो, D4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे। D4 के लिए क्या होगा, क्योंकि यहां पर हमें वीक फील्ड की बात की, इसका मतलब क्या होगा कि Eg और T2G के बीच का एनर्जी गैप क्या अभी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में भरा जाएगा। अब देखो Eg में इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर तो 3 है ना, यहाँ पर तो 3, और यहाँ पर क्या आ गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। पेयरिंग, अभी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, पेयरिंग हो ही नहीं रहे। तो देखो इसकी कितनी हुई, -1.2 प्लस इसकी कितनी हुई, अगर 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 क्या होता है 6 ही आता है। अब देखो कितना इसमें से निकाल दो, क्योंकि माइनस से प्लस मल्टीप्लाई कितना होगा, गुणा जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो देखो कितनी निकालो, माइनस का 1.2 से और प्लस का 0.1 निकालते तो कितना बचता है, कम से कम 0 क्या होता है 6 ही बचता है, 0 क्या बचता है 6 बचता है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 0.6 डेल 0 हो गई, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी D3 सिस्टम के लिए कितनी होगी, D3 सिस्टम के लिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, Eg में कितने आते हैं 1, इसके लिए एनर्जी कितना होगा, CFC का मान 0.6 डेल 0 एनर्जी हो गई। अच्छा अब देखो D5 के लिए, D5 के लिए कितनी होती है, अब D5 के लिए देखो वापिस वही D5 में क्या होता है, चलो इलेक्ट्रॉनिक फिल करते हैं, T2G। अब देखो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इसमें आएंगे, चौथा 5वां इलेक्ट्रॉन इसी Eg ऑर्बिटल में आएगा, इसीलिए क्या होता है इसमें 3 और Eg के अंदर कितना होता है 2। अब वापस देखो इस फॉर्मूले में रख दो, T2G में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहाँ पर 3 सही है, बिल्कुल सही। अब देखो Eg में कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, अब देखो वापस कितना, इसको जो मल्टीप्लाई कितना होता है 1.2 आता है, अरे ये तो 1.2 का, इसका कितना हो गया सॉरी 3, इसमें कितने 2 ही आएंगे, अभी तो पहले कितनी थे, ये एक वाला था सॉरी, यहाँ पर एक ही था 0.6, हाँ इसमें 2 आ गए, इसमें कितना आ गए 3 आ गए, तो ये कितना होगा, इसमें कितने आ गए 3 आ गए, तो ये फिर कितना होगा, इसका एनर्जी के D5 में आ गया ना, तो इसका क्या, इसका 1.2 आ गया, इसका भी क्या आ गया 1.2 डेल 0 आ गया, इसका भी 1.2, इसका भी 1.2। तो देखो वापिस क्या होता है 1.2 प्लस 1.2 माइनस का 1.2, तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। इसकी एनर्जी कितनी होगी 0 हो जाएगी, भाई 0 हो गया तो डेल मतलब वीक फील्ड के लिए D5 में एनर्जी कितनी होती है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी है 0 डेल, ठीक है ना, ये कितनी होती है क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब देखो D6 के लिए, देखो अब वापस हम D6 के लिए देखते हैं तो कितना होता है, वापस इलेक्ट्रॉन फिल कर दो इसके अंदर है ना,
इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। देखो डी प्लस में आप इसको यहाँ पर माइनस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा भी सकते हो क्योंकि हमेशा जीरो आती है, तो जीरो का क्या मतलब माइनस होता है, माइनस लगता भी नहीं है, लगा भी सकते हो और नहीं भी लग सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जीरो आ गया। अब देखो D6 के लिए देखते हैं ना, अब इसको मिटाता हूँ मैं, D6 के लिए देखते हैं ना। अभी देखो वीक फील्ड चल रही है ना, ठीक है। अब D6 के लिए देखते हैं। अब D6 में क्या होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं T2G में ही भरे जाएंगे साहब। देखो 1 2 3 पहले भर गए, अब फिर क्या होता 1 2, अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के आगे एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो वापिस से देखो -0.4 डेल 0 इंटू T2G होता है यहाँ पर, सॉरी T2G के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2G में, कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में कितने, D6 के लिए याद भर दो पहले। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो T2G में कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2k2, तो देखो कितना हो गया, इसका कितना होगा -1.6 हो गया। जब 0.4 से मल्टीप्लाई कितना -1.6 डेल 0 प्लस ये कितना हो गया 1.2 और प्लस पेयरिंग कितना हुआ, एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना पेयर, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है ना। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है, और जब -1.6 से प्लस का 1.2 निकालता हूँ तो कितना बचता है 0.1, वो भी किसमें माइनस में, और साथ में 1 पेयर, या फिर इसको ऐसे पेयर भी, यानी पेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पर पेयर हो गया है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी क्या होगी D6 के लिए क्या होगी -0.4 डेल 0 प्लस पी, क्योंकि एक क्या एक पेयरिंग, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयर भी हो गया। अब देखो D7 के लिए वापस एक इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, तो देखो इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए 5 हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें वापस 2 के 2 ही है ना। तो इसके लिए वापस देखो क्या हो गया एनर्जी के कितना हो गया, तो देखो कितना हुआ एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी कितनी हुई 5 के 20, यानी वापस कितना आया -0.2 और प्लस ये कितना 1.2 इतना है ना। तो अब देखो इनमें निकालो कितनी बचती है, एक मिनट को कहाँ पे देखो अब 0.4 को 5 से, क्योंकि 5 लो 5 को 20 आती बची, तो 0 यानी 2.0 कितनी एनर्जी आती है -2.0 है ना, 2.0 आती है, और इसकी कितनी आती है वही प्लस 1.2। अब देखो माइनस का 2.0 से जब आप 1.2 निकाल कितना बचता है, निकालो, ये पूरा ही निकाल के ही बता रहा हूँ आपको है ना। और 1.8 यानी -1.8 डेल 0, और साथ में पेयरिंग कितनी है 2 पेयरिंग, यानी प्लस 2p। इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी किसकी D7 की, तो D7 में क्या होता है D6 से निकाल ली, D7 में T2G, इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए, तो एनर्जी कितनी है 1.8 डेल 0 प्लस 2p। इसी तरह से आप देखो D8 D9 की D10 की निकाल सकते हो। D10 की कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि 5 5 5 इसमें 5 इसमें, वापस मल्टीप्लाई हो गए 4 5 20, और ये कितने हो गए 6 5, जो भी आप ना 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके D10 के लिए, इसमें कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 ऊपर और 4 ऊपर, 6 तो नीचे और 4 ऊपर हो जाएंगे, ये किसके लिए D10 के लिए हो जाएंगे। तो देखो 6 6 चौके 24, और फिर भी 6 4, ये भी 6 चौक 24 हो जाएंगे, है ना। ये कितने हो जाएंगे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे 2.4 बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसके लिए क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब देखो ये तो होगी इसकी वीक फील्ड के लिए है ना। तो अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए आगे आप आसानी से ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकाल सकते हो है ना। लेकिन अब बात करते हैं वीक फील्ड के लिए। तो वीक फील्ड के लिए देखो D3 के लिए, वीक फील्ड के लिए तीनों के तीनों हमें पता है कि मैं अगर मैं सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए बात करता हूँ, ये EG और ये क्या हुआ T2G, तो हमें पता है D3 तक इनकी एनर्जी क्या होती है समान होती है। क्यों, क्योंकि D3 को हमें पता है तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे जाएंगे। तो आप D3 तक क्या करो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या करोगे कि सभी के सभी T2G 1 और EG 0, इसके लिए एनर्जी बिल्कुल यही होगी है ना। D3 के लिए क्या होगी यही होगी है ना। इसके लिए फिर देखो T2G 2 और EG क्या होता है 0, इसके लिए भी कितनी होती है -0.8 डेल 0 होती है ना। अब ठीक है D3 के लिए भी यही होगी T2G 3 और EG 0 बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए एनर्जी कितनी होगी 1.2 डेल 0, क्योंकि हमें पता है तीनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरे जाएंगे। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में क्या होता है कि जो D3 तक जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है ना वो क्या होती है लगभग समान होती है। अब बात करते हैं D4 की।
अब D4 में क्या होता है कि इसका हमें पता है इनके बीच का एनर्जी ग्रुप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन वापस पेयर होना स्टार्ट होता है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी एज कंपेयर टू डेल जीरो से कम होती है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होता है ये पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। अब देखो, अब वापस निकाल लो, इसके लिए निकाल लो D4 के लिए कितना आएगी, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, -0.4 डेल जीरो, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, T3 में कितने हैं, T2G में कितने हैं, 3 है, और प्लस 0.6 इंटू सॉरी डेल जीरो प्लस Eg एन, एन में क्या है, इसमें कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 0, ये प्लस से बीच में था, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितने, -0.4 इंटू 3 कितना हुआ, कितना हो गया इसका, -1.2 डेल जीरो। इसकी एनर्जी कितनी होगी, किसकी एनर्जी, D4 की, D4 कितनी होती है, इसके लिए D3 सॉरी D4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी, 1.6 होगी, कितनी होगी, -1.6 किसकी, D4 की, है ना, 1.6 होगी। कैसे, T2G 4 इलेक्ट्रॉन और Eg 0 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप ना सबके निकाल सकते हो, D5 की, D6 की, D7 की, D8 की, क्योंकि वापस क्या होता है, एनर्जी क्या है। अब देखो मैं सीधा D6 की बात करता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो वापस इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, -2.4, माइनस किसके, D6 की कितनी आएगी, D6 की कितनी आएगी, -2.4 डेल जीरो, प्लस में कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर है, 3 पेयर, तो यहाँ पर 3p, 3 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह से D8 की, D10 की बात करते हैं, तो D10 में क्या होता है, पूरे के पूरे भरे रहते हैं, है ना, वो की वही एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 4, 6 चौक 24, यानी 2.4 माइनस प्लस 2.4 बराबर क्या होगी, 0, यानी D10 की भी क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ध्यान रखना, जिसकी ज्यादा, जितनी माइनस में जितनी ज्यादा एनर्जी आती है ना, वो उतना ही ज्यादा उसकी CFSE उतनी ज्यादा होती है, प्लस में नहीं होती। ऐसा मतलब ना कि 0.4 सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है ना, जिसकी एनर्जी माइनस में सबसे ज्यादा होता है उसकी, या फिर जिसकी सबसे ज्यादा 0 होती है उसकी CFSE, जितनी ज्यादा माइनस में आएगी ना उसकी CFSE उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबल एनर्जी उतनी, यानी वो स्टेबल कंपाउंड उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए देखो D10 इनकी D5 की बिल्कुल 0 आती है ना, तो 0 किसकी आती है, D5 और D10 की 0 आती है, और D1 से लेकर D3 के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वीक फील्ड के लिए क्या होता है, एनर्जी के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, समान होती है ना, बाकी का आप निकाल लो, और जिसकी जितनी माइनस में होती है ना उतनी ज्यादा CFSE उतनी ही ज्यादा होती है, इतना आप ध्यान रखना, है ना, माइनस वालों हमेशा पूरा ध्यान रखना। चलो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझ, तो ये तो आई थिंक समझ, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो कि किसकी एनर्जी कैसे निकाले जाते हैं। अगला वीडियो जो होगा टेट्राहेड्रल का होगा, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, फिर हम स्क्वायर प्लेन की ओर जाएंगे, फिर टेट्रागोनल की ओर जाएंगे, है ना, फिर स्क्वायर प्लेनर में हम जाएंगे 3D वाले के, भाई 3D वाले भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर 4D वाले भी बनाते हैं, 5D वाले बनाते हैं, उनकी भी एनर्जी क्रिस्टल एनर्जी का अलग अलग होती है, उनका जो एनर्जी गैप होता है ना T2G का, वो सारा का सारा अलग अलग होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये उतार लीजिए, या फिर समझने उतारने की वैसे भी जरूरत नहीं, इसको तो समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे एनर्जी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का, आप बताना कि इसका क्या होता है। मैं अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो आपको उसका बताना है कि उसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। उतार लीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब इसकी इन चारों, 3 तरह के आपको 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स PQRS, ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए, उनमें सबसे ज्यादा आपको ये करेक्ट आंसर बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कौन सा करेक्ट आंसर किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो आप भी अपना अप्रोच एंड IQ लगाओ कि किसकी सबसे ज्यादा होती है ना स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।